स्वागत है आपका। और देखिए, ईरान और इजराइल के बीच तनातनी लगातार जारी है और ईरान और इजराइल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां ईरान अब बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है और बारूदी जवाब देने की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। हमलों पर ईरान सेना ने बड़ी धमकी दी है और कहा है कि हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है। गौरतलब है कि जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के 10 ठिकानों पर हमला बोला, 100 से अधिक फाइटर जेट्स की तरफ से ये हमला जो है वो किया गया। ऐसे में अब ईरान ने ये धमकी दी है कि हम पलटवार करेंगे। इजराइल ने जो हम पर हमला किया है, हम इसका जवाब देंगे। और इसको लेकर आपको बता दूं कि अयातुल्लाह खमेनी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई और ईरान की सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कब पलटवार करेगा ईरान। देखिए, ईरान की तरफ से एक भी जवाबी हमला अभी नहीं हुआ है। ईरान की मिसाइल का जखीरा लॉन्च पॉइंट पर ही है। ईरान ने इजराइल को चुनौती दी है और उस चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया है और इसीलिए सब कह रहे हैं कि हमला तो ईरान करेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रही है, जहां इजराइल ने अपने ऊपर हुए 180 से अधिक बैलिस्टिक हमलों के बदले के तौर पर ईरान के 10 प्रमुख सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है और इसमें वो फैक्ट्री भी है जहां पर ईरान में ये बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो बनाई जा रही थी। और इन फैक्ट्री को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी मरम्मत में 2 साल से अधिक का समय जो है वो लगेगा, क्योंकि इजराइल ने जब ईरान पर हमले की रणनीति बनाई तो ये अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लिया था कि हम उस जगह पर ईरान को चोट पहुंचाएंगे जिस जगह से हम पर हमले की कोशिश जो है वो की जाती है। और इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल की इस फैक्ट्री को टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो रखा गया था। और इसीलिए अब जो मिडिल ईस्ट में स्थितियां नजर आ रही हैं, ऐसे में संघर्ष ईरान और इजराइल में जहां लगातार जारी है, ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि आखिर किस तरीके से जवाब जो है वो ईरान देता है। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट अरविंद सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। सबसे पहले मैं सुधाकर सर आपसे ही शुरू करूंगा। ये जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, क्या जो धमकियां अब ईरान को लगातार मिल रही हैं अमेरिका या फिर यूरोप से, जिसमें वो चेता रहे हैं ईरान को कि अगर आप हमले की सोचेंगे भी तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, इन तमाम धमकियों के बीच क्या वाकई ईरान जो है वो अपने ऊपर हुए इस हमले का बदला लेगा? और इसका जवाब इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपसे मैं चाहूंगा कि जो पहला हमला है वो तो ईरान की तरफ से ही किया गया था, जब बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया इजराइल पर। चंदन, बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को आपके चैनल में आपके शो के लिए इनवाइट किया जी और हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, इसके जवाब में मैं सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, जिसका कोई आत्मसम्मान हो कोई देश का, वो इस किस्म की अटैक को कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान एक एक 21st सेंचुरी में एक मॉडर्न स्टेट है उसके प्रॉब्लम्स, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक क्राइसिस है एंड घेरा हुआ है पूरा सारे देश उसके विपक्ष में। लेकिन ये किसी भी हालत में, जहां तक मैं एक स्टूडेंट हूँ जियो पॉलिटिक्स का और ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी, तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये कभी चुप होकर नहीं बैठेगा। लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या बिंदु हैं जिनको ज्वाइन करना चाहिए ये स्टेटमेंट, ये रिप्लाई को जस्टिफाई करने के लिए। सबसे पहला जो डॉट है वो है 5 नवंबर का जो इलेक्शन है यूएस का। काफी हद तक मैं समझता हूं ये इलेक्शन का जो नतीजा जो भी होगा, चाहे डेमोक्रेट पावर में आए या रिपब्लिक आए, रिपब्लिक का आने से उनका जो प्रोसेस और प्रोसीजर है, जो अप्रोचेस है प्रॉब्लम्स को हल करने का, वो तरीका अलग है। आप फ्रेंड सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का क्या बिहेवियरल मैट्रिक्स है। डेमोक्रेट जो है काम वही करेंगे, लेकिन घुमा घुमा के जिलेबी की तरह पूरा एकदम घूम घूम के अलग अलग ट्रायल्स एंड परमुटेशन मेथड्स को सब ये वे करके फिर जाके डिसीजन लेके इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। आज के दिन में इलेक्शन के अलावा और क्या चीजें हैं? एक यूक्रेन की लड़ाई जो लगातार ये नाटो फोर्सेस कमजोर होते
हुए जाने के बावजूद यूक्रेन के पास हथियार है ही नहीं, सप्लाई चेन की डिसरप्शन चल रही है। रशिया मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कल परसों कोई न्यूज में आया था, नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स वहां पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह ये जो एक्सिस ऑफ इविल का जो मिलन, जो गैल्वेनाइजेशन है, अलायंसेस फॉर्मेशन जी। प्लस नाटो का जो फोर्सेस का कमजोर होना, इससे क्या होता है कि एक सुपर पावर होने के नाते यूएस का जो पहुंच है, जो केंद्र बिंदु है, चाइना एक नंबर वन चैलेंज है, इंडो पैसिफिक के ऊपर ध्यान ना दे के इधर उधर अपना रिसोर्सेस को वो पीटर ऑफ करते हैं। तो ऐसा हालत में मुझे नहीं लग रहा है कि यूएस, जो अंदाजन हमारे मन में आता है कि ईरान के ऊपर ये दबाव डाल पाएंगे, उससे कोई रुकावट हो सकता है या नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान कभी पीछे कदम नहीं हटाएगा। वो आगे की तरह इजराइल जी। को कहीं ना कहीं वो अटैक करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, यस। देखिए आज के दिन में चाहे आप माने या ना माने, एक सऊदी अरेबिया ईरान को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है, काफी हद तक। मेरे विचार के मुताबिक कहीं ना कहीं ये जो लगातार पैलेस्टीनियन को जो आइसोलेट करते जा रहे हैं, कोई बिना कोई सोल्यूशन, हमास के खिलाफ अटैक होते जा रहा है, हिजबुल्लाह के ऊपर भी अटैक होते जा रहा है, सिविलियन कैजुअल्टीज बढ़ते जा रहे हैं, इसके वजह से इजराइल और अमेरिका ये धीरे धीरे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में आइसोलेशन होना शुरू हो गया। ये आइसोलेशन शुरू हो गया और एक तरफ हमने रूस के कजान में देखा कि किस तरीके से पुतिन जो है वो तमाम उन देशों को एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाब हुए जो कहीं ना कहीं अमेरिका के इन तमाम नीतियों का विरोध करते नजर आए। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ बने हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका चर्चा में। और सवाल आपसे ये है कि जो परिस्थितियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रही हैं और ऐसे में एक तरफ अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अमेरिका और विशेष तौर पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो ये नहीं चाहेंगे कि उससे पहले जो है वो ईरान कोई हमला बोले, क्योंकि फिर इसका परिणाम जो है वो अमेरिका के चुनाव पर भी नजर आ सकता है। बिल्कुल, आपका असेसमेंट एकदम ठीक है और जो मेरे सीनियर एक्सपर्ट सुधाकर साहब ने जो कहा है उनका भी आकलन एकदम ठीक है। और यहाँ हमें ये समझना है कि जो अमेरिका की जो सिटीजन्स हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो हाईली एजुकेटेड है और वो लोग ये जानते हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है वो कॉर्पोरेट्स की है, वो उनके फायदे की लड़ाई है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करने का है। जो अमेरिका के जो 800 के अराउंड जो अड्डे हैं पूरी दुनिया में, उन्हीं में से वो है। तो इसको जैसे कि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग इस चीज को जैसे समझते हैं, यहाँ आम जनता का अलग है। जो आम जनता भारत की है वो इसको दरअसल कल्चरली क्लैशेस समझती है, रिलीजियस वो इसको क्लैशेस समझती है। पर बेसिकली ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग या डिप्लोमेट्स या एक जो कोई भी संजीदा या बुद्धिजीवी लोग इसको सोचता है, उसको ये अच्छी से मालूम है कि ये पूरी की पूरी फायदे की लड़ाई है। अमेरिकन सिटीजन्स भी ये जानते हैं। और एक इजराइल की एक यूनिवर्सिटी के सर्वे के हिसाब से इजराइल के 75% लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई हो। अमेरिका में भी ऐसा ही है। तो वहां की जो आम जनता है वो युद्ध के खिलाफ है। तो जैसा कि सुधाकर साहब ने कहा कि अगर वो इस लड़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो वहां के लोग जानते हैं कि उनके रिसोर्सेज का आर्मी के जरिए या जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके जरिए मिसयूज हो रहा है। तो इसका वहां के इलेक्शन प्रोसीजर पर नेगेटिव असर पड़ेगा, जो कि ये कहा है। अब होना क्या है, ये दरअसल ये जो लड़ाई है वो आगे आने वाले डिकेड्स में है। जैसे कि वो जो उन्होंने पेजर में जो ब्लास्ट किया, या वो अलग अलग तरीके से वो जो डिफेंस सिस्टम जो उनका है, जो ईरान ने जो मिसाइल अटैक्स किए और उसको उन्होंने जो वापस किया उसमें से थोड़ा सा पार्शियल सक्सेसफुल था। तो ये बाद में ये सारे जितने भी हथियार है ये मार्केट में आएंगे और फिर उनकी ऊंची बोली लगाई जाएगी कि देखो हमने कैसे एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से हमने प्रोटेक्ट किया था इजराइल को। तो ये पूरी एक लंबी कयावत है। तो इस पूरी लड़ाई को वैसे ही समझना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हाँ, बताएं प्लीज। जी जी जी, आप बात कंप्लीट कीजिए सर। जी, तो ये पूरी इस लड़ाई के जो इसके मूल निहितार्थ हैं उसको हमें समझने की जरूरत है। और ये दरअसल आगे आने वाले डिकेड्स की प्लानिंग है। और इस पूरे मसले में ईरान कहीं पर भी चुप नहीं बैठेगा, डेफिनेटली वो करेगा। मैं अपनी बात ये कहने के साथ खत्म करूंगा कि जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर आज हम सब लोग जानते हैं कि जो कॉर्पोरेट हितों की लड़ाई थी वो खासकर एशिया और अफ्रीका के रिसोर्सेज को कब्जा करना चाहते थे। Correct. और इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था।
हम ये आज अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये उसी की एक तरीके से देखा जाए तो ये अलग-अलग जो देश हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है और वो पूरा ग्रुप है, ईरान उनके साथ है, दूसरी तरफ इज़राइल है और नेटो कंट्रीज़ जितने भी हैं जिसमें यूरो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं मोस्टली, तो वो सारे लोग जो हैं, वो अपने-अपने जो हित हैं वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक तो कहीं इसको ना कहीं कैसे वॉर ऑफ हेजेमनी भी मुझे नजर आती